नमस्कार। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, शी पॉट, जिसके बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे, बंदरगाह। ये आपको होप अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको जूम करके इसको दिखा देंगे। पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। सी पॉट का मतलब होता है बंदरगाह, आप लोग इतना जानते ही होंगे। एक्चुअली में मैंने इसको थोड़ा सा स्पेस देकर इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। पॉट का मतलब होता है, जैसे आपने यूएसबी पॉट सुना होगा, एयरपोर्ट, सी पॉट। पॉट का मतलब होता है कि किसी स्पेस में, किसी जगह पे लगाए जाने वाला। दैट डजंट कीप मैटर कि वो यूएसबी इतना छोटा हो या फिर शिप इतना बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। बस मैटर करता है कि लगाने वाले जगहों को हम पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह। ठीक है, तो आज हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में हमेशा बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट 13 बंदरगाह हैं जो सबसे बड़े बंदरगाह होते हैं, जहाँ से सामान का आयात निर्यात होता है पूरे भारत से लेकर कई अन्य देशों में, और अन्य देशों के सीपोर्ट से भारत में जो आयात होती है, निर्यात होती है, उस वो सबके लिए अगर कोई जिम्मेदार होती है तो उस देश का बंदरगाह। दैट मीन्स कि बंदरगाह को अगर हम एक शॉर्ट लाइन में समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि किसी भी देश के आयात और निर्यात के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है, अगर व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई साधन है तो वो सी पोर्ट ही होता है। हालांकि आजकल जो हवाई जहाज़ों के माध्यम से भी कई सारे चीज़ों को यहाँ से वहाँ मतलब इम्पोर्ट किया जाता है, बट ये माध्यम जो है आज से नहीं, जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक काफ़ी प्रभावी है और काफ़ी चीप है। इसमें ना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते इम्पोर्ट करने के लिए। तो नॉर्मली जो है सी पोर्ट्स का जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले जो सबसे व्यस्त बंदरगाह था हमारे भारत में, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला, वो मुंबई हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में मुंबई से भीड़ कम करने के लिए मुंबई में 2-3 एयरपोर्ट सी पोर्ट्स बनाए गए। और लेकिन अभी जो है कांडला, जो कच्छ की जो सबसे गुजरात की जो बंदरगाह है, गुजरात की जो बंदरगाह है वो सबसे अभी प्रमुख हो चुकी है। ये सबसे व्यस्त जो है जोन में आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वगैरह थे, उन लोगों के द्वारा यहाँ फ्री ट्रेड जोन बनाया गया। फ्री ट्रेड जोन, अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि क्या होता है। तो फ्री ट्रेड जोन का कहने का अर्थ यह है कि वैसा जोन जहाँ पे क्या होता हो, वैसा जोन जहाँ पे टैक्स नहीं लगते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स नहीं लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पे टैक्स तो नहीं लगेंगे, लेकिन एक कंडीशन डाल रखा है कि टैक्स तभी नहीं लगेंगे जब इसका जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं, यहाँ जो भी फैक्ट्री है, उसको अगर दूसरे देश में बेचा जाए। अपने देश में बेचने में तो टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर इसका जो मार्केट है अगर वो दूसरे कंट्री से होगा तो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो इनसे टैक्स नहीं लेगी। इसीलिए इसे फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है। और यही रीजन भी है कि यह सीपोर्ट क्या है, बहुत ही वेस्ट सीपोर्ट में से एक है। होप आप समझ रहे होंगे। मैं वीडियो को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सहूलियत मिले। होप अब आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे मार्क भी लगा रखा है कि ये जो जगह है ये गुजरात है। जल्दी ही मैं मैप का क्लास भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मैं सारे स्टेट्स को ब्रीफली बता दूंगा कि कौन से स्टेट्स में कौन से शहर है और वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इतना समझिए, अगर आप इंडिया मैप के ये निचले हिस्से को बनाया, जो दक्षिणी हिस्सा है, जो हमारा ये साउथ वाला पार्ट है, मैंने उसको बनाया है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे कि इंडिया की रफली मैप को अगर हम देखें, अगर मैं इंडिया के मैप को इस तरह से अगर ऐसे रफली ड्रॉ करूं, तो हमारा जो ये निचला हिस्सा होता है, तो हमारे जो पानी है, ये अरब सागर सब जो है, ये हिंद सागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये तीनों ही डायरेक्शन यहीं पे आते हैं। तो यही बेसिकली रीजन है कि जो भी पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, वो इसी रीजन में होंगे। जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकते, बिहार में नहीं हो सकते, यूपी में नहीं हो सकते, ऊपर के ये पंजाब में नहीं हो सकते, हरियाणा में नहीं हो सकते, उत्तराखंड में नहीं हो सकते, क्योंकि वो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, वो लैंड लॉक है, वो दूसरे कंट्री से लैंड से एकदम लॉक है, वहाँ पे समुद्र नहीं है, सागर नहीं है। बट ये बेसिकली ये वाला जो रीजन होता है, ये बंदरगाह इसीलिए होता है इस रीजन में, इन सारे रीजन में, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ हमारा देश का भाग होता है। चलिए, हम अब आपको कांडला के बारे में बता रहे थे। कांडला कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी इसको बोलते हैं, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे ये गुजरात में है, और इसका नाम अभी बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। होप आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन जनरली क्वेश्चन में कांडला बंदरगाह ही पूछता है, और कितनी बार ये भी पूछ देता है कि ये दीनदयाल बंदरगाह कहां पर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कांडला ही दीनदयाल बंदरगाह है। आगे चलते हैं मुंबई। मुंबई में जो बंदरगाह थी वो काफी व्यस्त चल रही थी, काफी बिजी थी, वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था।
तो क्या किया गया, इस भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पे कई सारे और भी बंदरगाह बनाए गए, जिसमें से एक JNPT है और एक नवाहा शिवा करके नवी मुंबई में बनाया गया है। नवी मुंबई मुंबई का वह शहर है जो अभी रिसेंटली डेवलप हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ पे। लेकिन अगर हम JNPT की बात करें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम है, तो JNPT को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया है। मुंबई में अगर आप सबसे मॉडर्न सी पोर्ट की बात करें पूरे इंडिया में, तो सबसे मॉडर्न अभी JNPT मुंबई की है। तो आप ये याद रखेंगे, मुंबई में कितने बंदरगाह हो गए, 3 बंदरगाह हो गए। मुंबई में सबसे बड़ा हो गया एक मुंबई बंदरगाह, दूसरा हो गया नवाहा शिवा नवी मुंबई में हो गया, और तीसरा हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट हो गया। ये मोस्ट मॉडर्न है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, और ये यहाँ पे हर चीज़ जो है ना मशीनरी होता है। आप शायद इसको समझ पाएंगे, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम JNPT का एक बार फोटो आपको लगाकर दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है, मतलब आप वीडियोस वगैरह में भी आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की हम बात करते हैं, गोवा जो है ये महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आता है और काफ़ी छोटा एरिया, बीच के लिए ही जनरली जाना जाता है। यहाँ पे बीच वगैरह के लिए आदमी पर्यटन वगैरह यहाँ पे बहुत जाते हैं। तो मुरमुगांव नाम का एक बंदरगाह है, मुरमुगांव बंदरगाह गोवा में है, और ये नदी के एस्चुरी पे बना हुआ है। ये क्वेश्चन जनरली पूछता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुरमुगांव कहाँ पर है, आपसे ये पूछेगा कि नदी के एस्चुरी पे बनने वाले बंदरगाह का नाम बताएं। तो उस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो गोवा में जो मुरमुगांव बंदरगाह है वही हमारा क्या है, एस्चुरी पे बना हुआ, नदी के एस्चुरी पे बना हुआ बंदरगाह है। अब आगे चलते हैं, मंगलौर। मंगलौर जो है ये कर्नाटका में, आप पहले से जानते होंगे, बैंगलोर मंगलौर ये सब कर्नाटका में आता है। तो मंगलौर जो है ये जो है कर्नाटका में की बंदरगाह जो है ये मंगलौर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, चौथे नंबर पे ये मंगलौर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मंगलौर यहीं पे है, और यहीं पे जो है ये कर्नाटका में ये मंगलौर, और यही मंगलौर पे बंदरगाह है। और ये आप देख पा रहे हो कि ये समुद्र किनारे से लगा हुआ है, मतलब जो भी बंदरगाह होते हैं वो जनरली समुद्र के किनारे से ही लगे होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब आगे चलते हैं, ये मंगलौर की जो बंदरगाह है ये जनरली जो है ये कुद्रेमुख लोह अयस्क, कर्नाटका में एक जगह है कुद्रेमुख, वहां से जो लोह अयस्क बनते हैं उसको इंपोर्ट किया जाता है। जनरली जो है इंपोर्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये मंगलौर कर्नाटका को। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये मंगलौर कहाँ पे है या फिर मंगलौर बंदरगाह कहाँ पे है, बल्कि ये पूछ दिया गया था कि कुद्रेमुख के जो लौह अयस्क हैं, लोहे के जो अयस्क हैं, उसको इंपोर्ट करने के लिए कहाँ, ईरान, जनरली ईरान इंपोर्ट होता है, तो ईरान इंपोर्ट करने के लिए कौन से बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस केस में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा है, ये कर्नाटका में जो मंगलौर स्थित है वही हमारा ईरान इंपोर्ट करने के लिए, लोह अयस्क को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोच्चि केरल। ये केरल आप देख पा रहे हैं, नीचे में ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा जो है ये केरल का है। इस केरल में जो है, केरल में जो कोच्चि करके है, कोच्चि जो वहाँ की एक जगह का भी नाम है, कोच्चि बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है, और ये लैगून पर बना हुआ बंदरगाह है। मैंने सबके सामने इसके ब्रैकेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पे जो वर्डिंग्स हैं मैंने उसको लिख रखा है, ताकि आप जो है चीज़ों को अगर क्विक में देखना चाहे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। और जनरली ये नहीं पूछता है कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, क्योंकि हम ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं कि कोच्चि तो केरल शहर में आता है, केरल राज्य में आता है, तो कोच्चि केरल की एक शहर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल में। इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछ देता है लैगून पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है। तो उस समय आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करिएगा, याद करके रखिएगा कि कोच्चि केरल, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, और केरल में जो बंदरगाह है वो लैगून पर बना हुआ बंदरगाह है। होप आप इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने तमिलनाडु को भी एक सर्कल करके आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो ये छठे पॉइंट पे जो है हमारा ये तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन बोल तो तमिलनाडु में, और ये सबसे कम गहरा है। ये इतना कम गहरा है ना कि यहाँ बगल में जो हमारा श्रीलंका है, अब देख, ये बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे दूसरे देश से जो आयात निर्यात होते हैं वो इसके कम गहरे होने की वजह से सारा जो इंपोर्ट होता है वो श्रीलंका में ही उतार दिया जाता है। श्रीलंका में भी कई सारे बंदरगाह हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है ये यहाँ पे एक हम्बनटोटा नाम की बंदरगाह है, जिसपे चाइना ने अपना अधिकार जमा लिया है। अधिकार नहीं कह सकते, उन्होंने उसने चाइना ने 99 साल के लिए से खरीद लिया श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका अपने वो चाइना के जो है उस पॉलिसी में फंस गया, लोन वाले ऋण वाले पॉलिसी में।
और जिसकी वजह से क्या हो गया, आज यहाँ पे जो है वो चाइना का बंदरगाह बन गया। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस बंदरगाह पे सामान इंपोर्ट होता है इंडिया का, हम ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ का एक बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह की बात हो रही थी तो मैंने उसका भी नाम आपको बता दिया। तो इस तरह से कई सारे बंदरगाह जो है यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा छठा नंबर पे जो बंदरगाह है तूतीकोरिन, ये तूतीकोरिन ना काफी कम गहरा होने की वजह से जो सामान इंपोर्ट होते हैं वो श्रीलंका के ही बंदरगाह पे होते हैं और वहां से फिर ट्रक वगैरह से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। अब तूतीकोरिन के बाद आते हैं चेन्नई, 7वें नंबर पे हमारा चेन्नई है। चेन्नई जो है ये भी तमिलनाडु में ही आता है और ये वर्तमान में सबसे पुराना, वर्तमान में सबसे पुराना कहने का मतलब है कि अगर हम भारत में सबसे पुराना बंदरगाह को देखेंगे तो हमारा कुछ ये लोथल आ जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल, ये गुजरात की में एक लोथल बंदरगाह थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल की जाती थी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे पुरानी कौन सी है, हम बस ये देखेंगे वर्तमान जो अभी हमारे पास बंदरगाह है उसमें सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है। तो उस केस में हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पुरानी जो है वो चेन्नई बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। होप आप इसको भी समझे होंगे। आगे चलते हैं एन्नौर। एन्नौर भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एग्जामों में एन्नौर बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि एन्नौर तो तमिलनाडु में, इतना आप समझ ही गए होंगे। आगे ये निगम आधारित पहला बंदरगाह है, भारत में पहली ऐसी बंदरगाह है जो निगम आधारित है। निगम मतलब होता है जो हम किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखते हैं ना कि चलो आप जो है इस साफ सफाई के काम को देखोगे, आप यहाँ से सामान लोड करने का, आप यहाँ से सामान अनलोड करने का। इस तरह से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको काम दे दिया गया है कि चलो इतना काम आपका, काम ये काम आपका। तो प्राइवेट कंपनी तो आपको पता होगी बहुत ही सीरियस होकर काम करती है, कोई भी काम करती है। तो आपको अगर कहीं भी फास्ट काम देखना है ना तो आप इसी एन्नौर बंदरगाह पर जाकर एक बार घूमिए। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत ही जल्दी में होता है, बिकॉज कि वहाँ पे क्या है कि कंपनी जो है वहाँ पे एन्नौर जो बंदरगाह है वो एक तरह से प्राइवेटाइज हो गई है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जो बंदरगाह है जो निगम आधारित है, मतलब प्राइवेट है। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। हो सकता है निगम आधारित के जगह पे अब की बार एग्जाम में कुछ और वर्ड्स का यूज कर दे, प्राइवेट यूज कर दे या फिर कोई और वर्ड यूज कर दे। तो आप अगर ध्यान में रखते हैं कि एन्नौर तमिलनाडु की है और एकमात्र यही बंदरगाह है जो प्राइवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे विशाखापट्टनम को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। ये आंध्र प्रदेश में आता है, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। अगर आपको मैप की थोड़ी भी नॉलेज होगी तो आप इसको समझ पाएंगे। आइदर पे मैप की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये काफी गहरा है और काफी सुरक्षित है। और यहाँ पे जो है जहाज की रिपेयरिंग के लिए भी एक स्थान बनाया गया, जहाँ आप क्या कर सकते हो अपने, अगर जैसे कि अगर कोई जहाज अगर खराब हो जाता है तो आप वहाँ पे ठीक करा दें, रिपेयरिंग की भी व्यवस्था वहाँ पे करी गई है। वो काफी बड़ा बंदरगाह है, हालांकि सबसे बड़ा जो है वो मुंबई वाला है, जो मुंबई की बंदरगाह थी वो सबसे बड़ी है, लेकिन ये भी विशाखापट्टनम भी जो काफी बड़ा है। और ये जो है गहरा है और सुरक्षित कैसे, अगर आप ये पूछना चाहिए सुरक्षित कैसे है, तो यहाँ पे एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पे इस विशाखापट्टनम मैंने अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम काफी गहरा है। गहरा होने की वजह से यहाँ पे जो कितनी भी बड़ी शिप्स है वो आ सकती है बहुत ही आसानी से। और दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सुरक्षित है। और यहाँ पे मैंने डॉल्फिन नोज लिखा है, ये सुरक्षित इसीलिए है ना कि जो बंदरगाह के जस्ट कुछ डिस्टेंस के बाद जो है एक ऊंची पहाड़ है जो डॉल्फिन की नाक की तरह ऐसे काफी ऊंची है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि उस बंदरगाह का नाम बताएं जो एक काफी सुरक्षित है और उसके सामने जो पहाड़ है वो डॉल्फिन नोज की तरह है। हो सकता है क्वेश्चन कंपोज करने वाले ने अगर ऐसा क्वेश्चन कंपोज कर दिया तो आपके जानकारी में होगा कि विशाखापट्टनम वैसा बंदरगाह है जो काफी सुरक्षित भी है और यहाँ पे रिपेयरिंग की भी व्यवस्था है और ये काफी गहरा भी है। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चलते हैं 10वें पे, देखते हैं पारादीप। पारादीप जो है ये उड़ीसा में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये उड़ीसा में पारादीप है। और यहाँ पे जो बंदरगाह है ये जनरली जो है चावल के निर्यात के लिए यूज किया जाता है और भारी जल निर्यात के लिए, D2O जिसे बोलते हैं। भारी जल का अर्थात मतलब होता है D2O। तो D2O के लिए और चावल के निर्यात के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पारादीप बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है, जो उड़ीसा में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे उड़ीसा में इस बंदरगाह के ही पास एक ऑयल रिफाइनरी भी लगाया गया है। तो आने वाले समय में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑयल रिफाइनरी के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले बंदरगाह कौन से हैं,
तो आपको याद रखना होगा पारादीप उड़ीसा। आगे चलते हैं, इसके कहते हैं कोलकाता। कोलकाता तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे सिचुएटेड है, हमारे मैप में अगर देखें तो यहाँ पे है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल कोलकाता है। तो कोलकाता की बात करें तो ये नदी पतन पर बने बंदरगाह है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नदी पतन पर बने हुए कौन से बंदरगाह है, तो आपको जानकारी में होनी चाहिए कि कोलकाता बंदरगाह जो है वो नदी के पतन पे बना हुआ है। होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। और सबसे लास्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार पे सिचुएटेड है। अंडमान निकोबार आप इसको देख पा रहे होंगे, इस इमेज को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये अंडमान निकोबार है और यहीं पे जो है पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है उसको बनाया गया है। ये सारे जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे 12 है और एक यहाँ पे है नहावा सिवा, ये पूरे 13 सबसे बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिसका सबसे ज्यादा भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटे बंदरगाह को भी देख लेते हैं जो एग्जाम में थोड़े बड़े पूछे जाते हैं। अब छोटे बंदरगाह टोटल जो है 250 बंदरगाह, सबको याद कर पाना पॉसिबल नहीं। अगर आपने इन 250 बंदरगाह को याद करने की कोशिश की तो पता चला कि आप एग्जाम निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आप बाकी चीजों को भूल जाओगे। इसीलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। 13 जो है ये इंपॉर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। और ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी बात को लेकर फेमस हो जाता है, उस बंदरगाह को याद रखना काफी जरूरी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मीडियम के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एक है मिंदा बंदरगाह है। ये मिंदा बंदरगाह गुजरात में है और ये जो अडानी के देखरेख में, अडानी जो है हमारे उनके देखरेख में ये बंदरगाह है। दूसरा पीपा बंदरगाह है, ये भी गुजरात में है और ये अंबानी के देखरेख में। तो ये दोनों भी कई बार एग्जाम में, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा गए हैं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और तीसरे दहेज बंदरगाह है, ये केमिकल के आयात निर्यात के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और चौथे हैं धमरा बंदरगाह, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ये सबसे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, यहाँ से छोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये सब अभी कुछ वजह से लेकर जो है काफी प्रसिद्ध हो गए। छोटे कहने का मतलब ये नहीं होता है कि बंदरगाह का साइज छोटा है, छोटा मतलब है वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कम किए जाते हैं देन दैट कंपेयर ऑफ दिस। मतलब इन सारे की कंपेयर से हम देखें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम किए जाते हैं। हालांकि इसमें भी कई सारे ऐसे बंदरगाह जो काफी मॉडर्न है, काफी अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन क्या है ये उतने प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ से उतने ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं। होप आप यहाँ तक की बातों को समझ गए होंगे और इसमें आप देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़ा वीडियो और भी जूम कर देता हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या फिर इसे लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। होप अब आपको काफ़ी अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, आप देख पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ और कई भी सारी जानकारियाँ के साथ मिलते हैं। हो सके तो हम आपके नेक्स्ट क्लास जो है परमाणु से संबंधित, परमाणु शक्ति घर से संबंधित एक वीडियो क्लिप डाल दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर।